टॉपिक है अकबर के काल की स्थापत्य की संरचना की विशेषताएं के बारे में जानेंगे लोग। तो अकबर के काल की इमारतों में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया गया है और कहीं कहीं संगमरमर का भी प्रयोग दिखाई देता है। इमारतों को योजनाबद्ध रूप से निर्मित किया गया है और मुख्य इमारत तथा खाली स्थान के मध्य उचित सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इस काल के भवनों में प्राचीन स्थापत्य के सहतीर या बीम और मेहराब का उचित समन्वय दिखाई देता है। इस काल के गुम्बद के संरचना पर लोदियों का प्रभाव दिखाई देता है। इसके काल की इमारतों में भारतीय परंपरा और हिंदू और इस्लामी परंपरा का बेहतर मिश्रण दिखाई देता है। उदाहरण के लिए जोधाबाई के महल में हिंदू परंपरा दिखती है। मंदिर का निर्माण, देवी देवताओं की मूर्तियां, कमल पुष्प आदि संरचनाएं दिखाई देती है। फतेहपुर सीकरी में ही एक और महल है, पंचमहल या हवा महल भी कहते हैं। इस महल में बौद्ध परंपरा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। जहांगीर या सलीम से संबंधित कुछ टॉपिक के बारे में जानेंगे लोग। तो जहांगीर या सलीम के समय काल देखेंगे तो 1605 से 1627 ईस्वी का है और चित्रकला को अत्यधिक प्रोत्साहन प्रदान किया गया है और भवनों को निर्मित करने में संगमरमर का प्रयोग बड़े पैमाने पर शुरू हुआ, जो आगे चलकर शाहजहां के शासनकाल में परिणति को प्राप्त होता है। इमारतें देखेंगे लोग जहांगीर के समय के, तो जहांगीर या सलीम के समय की इमारतें तो अकबर का मकबरा और सिकंदराबाद में है और अकबर का मकबरा सिकंदरा में है और एतमाउद्दौला का मकबरा और अब्दुल रहीम खाना का मकबरा। जहांगीर के समय में बाग बगीचों पर विशेष ध्यान दिया गया है और निशात बाग श्रीनगर में है और शालीमार बाग कश्मीर में है और दिलकुश बाग लाहौर में है और बेरनाग बाग कश्मीर के बुलर झील के पास है। तो ये जहांगीर के समय के ये सब पॉइंट है। और शाहजहां के समय काल तो 1627 से 1656 का है। इसके शासनकाल को मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इस समय मुगल स्थापत्य उस दौर में पहुंच गया जो न पहले था न ही बाद में हुआ। और स्थापत्य शाहजहां के समय के तो आगरा के भवन है और दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, खास महल, मुसलमान बुर्ज, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद, अंगरी बाग, ताजमहल। तो शाहजहां के समय के ये भवन है। दिल्ली के भवन में देखेंगे तो लाल किला और रंग महल, हीरा महल और दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद और तख्ते ताउस, ये दिल्ली के भवन है। और ये क्वेश्चन है, शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। समीक्षा करें तो इंट्रोडक्शन आप लोग। शाहजहां के समय इसके पीछे से जो स्थापत्य की परंपरा चल रही थी उसे शाहजहां द्वारा किस प्रकार एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया गया, तो इसमें कुछ पॉइंट लिखिएगा लोग। और फिर शाहजहां के शासन काल में लाल बलुआ पत्थर प्लस संगमरमर का बेहतरीन समन्वय है। गुंबदों की संरचना, मेहराब और मीनार पर नक्काशी की गई है और दिल्ली के लाल किले में से वर्तमान में भी स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पीएम प्रधानमंत्री द्वारा भाषण दिया जाता है। शाहजहां के शासन काल में भवनों का निर्माण कुछ भवनों को गिराकर भी किया गया है। राज्य के कोष पर अतिरिक्त दबाव पड़ा और राज्य की आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। आगे चलकर जागीरदारी संकट और मनसबदारी संकट पैदा हुए, जिससे मुगल राज कमजोर होने लगा। और औरंगजेब के समय काल तो 1658 से 1707 है और इसका काल स्थापत्य के दृष्टिकोण से हास का काल था और राज्य की वित्तीय स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी और औरंगजेब का उदासीन होना भी इसके लिए जिम्मेदार था। औरंगजेब द्वारा बादशाही मस्जिद और लाहौर मोती मस्जिद, दिल्ली के लाल किले में राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में है, या बीबी का मकबरा
या बीबी का मकबरा भी कहते हैं। ताजमहल के फुअर नकल भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय औरंगजेब के समय में अच्छे से नक्काशी नहीं की गई थी। औपनिवेशिक काल में स्थापित, तो ये आधुनिक काल से संबंधित है। औपनिवेशिक काल तो 9 क्लासिकल शैली इसमें आते हैं पहला, दूसरा है 9 शोधित शैली और तीसरा इंडो सासेनिक शैली। तो पहला पॉइंट देखेंगे लोग 9 क्लासिकल शैली, तो बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखीय संरचना प्राप्त होती है। दूसरा है ये शैली प्राचीन रोमन सभ्यता के भवनों से प्रभावित है, इस पर पुनर्जागरण का भी प्रभाव दिखाई देता है। 9 गोथिक शैली, तो दूसरा है 9 गोथिक शैली, तो इस शैली में ऊंची उठी हुई छतें दिखती है और नोकदार मेहराब दिखाई देते हैं और इनके ऊपर बारीक सजावट का कार्य भी किया गया है। यह मध्यकालीन यूरोपीय शैली है जिसे 19वीं शताब्दी में पुनर्जीवित किया गया है, जैसे गिरजाघर, घंटाघर, उच्च न्यायालय के भवन, उनके विश्वविद्यालय आदि। बम्बई का विक्टोरिया टर्मिनल, बम्बई सचिवालय, तो ये 9 गोथिक शैली के एग्जाम्पल्स है। और इंडो सार्सेनिक शैली में देखेंगे तो मध्यकालीन स्थापत्य के तत्वों को अंग्रेजों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित कर दिया था। और दूसरा है इस प्रकार की इमारतों को बनाने के पीछे उद्देश्य यह था कि अंग्रेज भारत के नैसर्गिक शासक है। इसमें जो भवन बने हैं गुंबद, छतरियों, जालियों एवं मेहराबों का प्रयोग किया गया है। मूर्ति कला में देखेंगे तो पाषाण काल, हड़प्पा काल और मौर्य काल इसमें आते हैं। पहले पाषाण काल, तो जो मूर्तियां बनी है वो किसी नियम विशेष से संबंधी नहीं है और आमतौर पर जो मूर्तियां बनी हैं जैसे जानवरों की हड्डियों से मूर्तियां बनाई गई है और पत्थरों से निर्मित मूर्तियां हमें प्राप्त होती है। अपनी संस्कृति और विश्वास को प्रदर्शित करती मूर्तियां यहाँ पर बनी है। हड़प्पा में देखेंगे तो प्रस्तर की मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां और धातुओं की मूर्तियां दिखाई देती है हड़प्पा में। तो प्रस्तर की मूर्तियां में देखें तो योगी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला है। लाल बलुआ पत्थर, स्लेटी पत्थर, दोनों मूर्तियां हड़प्पा में है और ये मूर्तियां सिरविहीन है। दूसरा है मिट्टी की मूर्तियां, तो माता देवी की मूर्तियां, विविध जानवरों की मूर्तियां और खिलौना, गाड़ियां आदि ये मिट्टी की मूर्तियां दिखाई देती हैं। धातुओं की मूर्तियां, तीसरा है धातुओं की मूर्तियां, तो मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति जो कांसे की बनी है, तांबे की अलग अलग मूर्तियां और कालीबंगा, लोथल, चनहुदरो से धातु की मूर्तियां मिली। मौर्य काल में मूर्ति कला, तो राज से संबंधित मूर्ति कला, स्तंभों की चर्चा की गई है और लोक जीवन से संबंधित मूर्ति कला। अशोक के काल में स्तंभों का विकास हुआ। अशोक अपने साम्राज्य में आदेशों को पहुंचाने के लिए इसके ऊपर बड़ी संख्या में स्तंभों को राज्य के अलग अलग हिस्सों पर खुदवाया गया और अशोक स्तंभ लौरिया, नंदनगढ़, दिल्ली, लौरिया, नंदनगढ़, औरेराज, रामपुरवा, वैशाली, सारनाथ, सांची आदि से मिले हैं। स्तंभों के शीर्ष पर जानवर की आकृति है। ये स्तंभ जो बनाए गए हैं इन पर 4 प्रमुख भागों में इन्हें बांटा जा सकता है। और अशोक के समय स्तंभों की विशेषताएं, तो ये स्तंभ पत्थर, एकाश्म पत्थर अर्थात एक पत्थर से ही निर्मित किए गए हैं। इनके ऊपर पॉलिश की गई है जो अभी भी इनके ऊपर बनी हुई है और पूरे स्तंभ के ऊपर बेहतर तक्षणकार नक्काशी किया गया है और इन स्तंभों के ऊपर ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में राजकीय आदेश लिखे गए हैं। इन स्तंभों में जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया है वह चुनार, चिट्टीदार, बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। मौर्य काल के स्तंभों के ऊपर विदेशी प्रभाव की बात, तो पहला पॉइंट है हाखामनी शासकों के यहाँ स्तंभों को खुदवाने की परंपरा है और इनके स्तंभों पर जानवरों के चित्र उकेरे गए हैं और इनके यहाँ का कमल की आकृति के समान घंटेनुमा आकृति प्राप्त होती है। और विदेशी प्रभाव को नकारने के लिए कारण, तो पहले अशोककालीन स्तंभ एकाश्म पत्थर से बनाए गए हैं जबकि ईरानी परंपरा स्तंभों में अलग अलग हिस्से जोड़े गए हैं। दूसरा, ईरानियों की स्तंभ के ऊपर
ऊपरी हिस्से घंटीनुमा आकृति में बने हैं, जबकि मौर्यों के यहाँ कमल की आकृति प्राप्त होती है। ईरानी स्तंभों पर पॉलिश नहीं प्राप्त होती है, जबकि मौर्य काल के स्तंभों पर पॉलिश प्राप्त होती है। और अशोक के काल के ये निष्कर्ष है। तो अशोक काल के जितने भी स्तंभ हमें देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि अशोक के पहले भले ही ईरानियों के यहाँ स्तंभ बनाने की परंपरा रही और भारत का ईरान के साथ सांस्कृतिक संबंध भी था, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारतीयों ने या मौर्य शासकों ने ईरानियों से कुछ सीखा हो, कुछ ग्रहण किया हो। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि, लेकिन अगर हम इस पर यह कहें कि पूरा प्रभाव ईरानियों का है तो यह बात सत्य प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि हमने एक मूल्यांकन करके देखा तो अनुकरण करके हमने सीखा है और उसे अपनी परंपरा में अपने तरीके से स्तंभों को निर्मित किया है। मौर्य काल में लोक कला, तो इसे दो भागों में बांट कर देखेंगे। पहले है पत्थर की मूर्ति, दूसरा है मिट्टी की मूर्ति। तो पत्थर की मूर्ति में देखेंगे तो पटना से यक्ष यक्षिनी की मूर्ति प्राप्त होती है और दीदारगंज से यक्ष यक्षिनी की मूर्ति और मथुरा से यक्षिनी की मूर्ति। उड़ीसा के धौली से पत्थर को काटकर हाथी की मूर्ति बनाई गई है। इन मूर्तियों में शारीरिक सौष्ठव का विशेष ध्यान रखा गया है। और दूसरा है मिट्टी की मूर्ति, तो तक्षशिला, सारनाथ, पाटलिपुत्र और कौशाम्बी आदि से मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। लोक परंपरा के विषय देखेंगे तो सांस्कृतिक धार्मिक हैं और खिलौना, गाड़ी, अनेक देवी देवताओं की मूर्तियाँ आदि लोक परंपरा को दर्शाती है। मौर्योत्तर काल, तो मौर्योत्तर काल के समय देखेंगे तो 2200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के है समय का मौर्योत्तर काल के। और सामान्य परिचय में देखेंगे तो इस समय बड़े पैमाने पर मूर्ति निर्माण के क्या कारण थे। तो पहला है भक्ति आंदोलन का उद्देश्य और देशी प्लस विदेशी का जुड़ाव हो रहा था। ये काल आर्थिक समृद्धि का काल था और व्यापार वाणिज्य का विकास के कारण मूर्ति कला का विकास हुआ। यक्ष यक्षिनियों की मूर्तियों का भी तेजी से विकास हुआ और अखिल भारतीय स्तर पर मूर्ति निर्माण की परंपरा मौर्योत्तर काल में दिखाई देती है। ये परंपरा उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक विकसित थी। 3 प्रकार की मूर्ति कला इस समय विशेष रूप से दिखाई देते हैं। तो पहला है गांधार मूर्तिकला, दूसरा है मथुरा मूर्तिकला, तीसरा है अमरावती मूर्तिकला। और पुरानी प्रचलित मान्यताओं में बदलाव हो रहा था और यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा का विकास हुआ। इसके कारण भगवान बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियाँ जो बननी प्रारंभ हुई और इस परंपरा के कारण ब्राह्मणवादी व्यवस्था में भी बदलाव आया और उन्होंने भक्ति को ज़्यादा महत्व देना शुरू किया। इसके लिए देवी देवताओं की मूर्तियां बननी प्रारंभ हुई। इसी तरह जैन परंपरा में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां का निर्माण किया। आम जन के द्वारा यक्ष यक्षिनी, स्त्री पुरुष आदि मूर्तियां निर्मित की गई है। और मौर्योत्तर काल में देखेंगे तो इसे 3 भागों में बांट कर देखेंगे। पहला गांधार शैली, दूसरा मथुरा शैली, तीसरा अमरावती शैली। तो गांधार शैली में देखेंगे तो गांधार शैली को ही लिनिस्टिक कला कहते हैं और इसमें रोमन प्रभाव, ईरानी प्रभाव और अलंकरण के लिए दिखाई देगा। और विषय तो भारतीय विषय वस्तु है। गांधार शैली के विषय तो भारतीय विषय वस्तु है। दूसरा है मथुरा शैली, तो ये स्वदेशी है भारत की। और तीसरा है अमरावती शैली, तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में इस शैली के मूर्तियां दिखाई देगी। गांधार शैली का समय देखेंगे तो 100 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व का समय दिखाई देता है। ये शैली अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान में दिखाई देती है और भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में भी ये शैली दिखाई देती है। और गांधार शैली के क्षेत्र तो बामियान, बैक्ट्रिया और गांधार, तक्षशिला, जलालाबाद आदि के स्थान अफगानिस्तान में है ये। और पाकिस्तान में पेशावर घाटी और सवात घाटी आदि। मूर्ति कला में कौन से तत्व शामिल किया गया है तो चूना पत्थर, शिष्ट की मूर्ति, धातु की मूर्ति आदि।
गांधार शैली की मूर्ति के मुख्य विषय तो ग्रीक प्लस रोमन प्लस देवी देवता के प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मूर्ति बुद्ध और बोधिसत्व भावी बुद्ध की है। और ग्रीक देवता में देखेंगे तो अपोलो, हेलिना और डायोनिसस, हरिति देवी, उर्वरता देवी, कुबेर की मूर्ति और स्वर्ग के विषयों को चित्रित किया गया है। गांधार शैली में सामान्य महिला पुरुष के भी मूर्तियां भी निर्मित की गई है। और बुद्ध की मूर्तियां गांधार शैली और बोधिसत्वों की मूर्तियां महत्वपूर्ण है। इस शैली में बुद्ध की मूर्तियां खड़े और बैठे हुए मुद्रा में बनाई गई। एक धर्मचक्र मुद्रा की मूर्ति है और दूसरा है भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्तियां और तीसरा है भगवान बुद्ध के ध्यानस्थ बुद्ध की मूर्ति मिलेगी। ये सारी मूर्तियां बैठी अवस्था में है। और चौथा है बुद्ध की खड़े रूप में मूर्तियां अभय वरद मुद्रा में बनी है। और बुद्ध भारतीय है किंतु उन्हें ग्रीक और रोमन देवता के समान दिखाया गया है। अपोलो के मुख के समान ही भगवान बुद्ध के मुख को दिखाया गया है। और गांधार शैली के बुद्ध की मूर्तियों पर दाढ़ी और मूछें दिखाई देती है। सिर के बाल घुंघराले दिखाए गए हैं और बुद्ध के कपड़ों पर सिलवटें दिखाई देती हैं। और भगवान बुद्ध की मूर्तियों को गहनों या आभूषणों से लदा हुआ दिखाया गया है। जटिल प्रतीकों को भी दिखाया गया है। बुद्ध की मूर्तियों में आभा मंडल बनाए गए हैं। पहली बार किसी भी मूर्ति में आभा मंडल दिखाई देता है। आभा मंडल को सादा रखा गया है। और बोधिसत्व की मूर्तियां तो बोधिसत्व की भी खड़ी और बैठी अवस्था में मूर्तियां निर्मित की गई है। और शरीर के कंधे के ऊपर एक साल को ओढ़े हुए प्रदर्शित किया गया है। सिर और कंधों तक लहरदार बालों को प्रदर्शित किया गया है। बोधिसत्वों के पैरों पर चप्पल नुमा संरचना दिखती है। इनके मुख पर मूंछ की संरचना दिखती है और शरीर को बलिष्ठ बनाया गया। गांधार शैली में देखेंगे तो जातक कथाओं को भी प्रदर्शित किया गया है। और पूर्व जन्मों की घटनाएं हैं उनको प्रदर्शित किया गया है। और माया देवी के द्वारा बुद्ध का जन्म को प्रदर्शित किया गया है। मूर्तियां बुद्ध के ग्रह त्याग से संबंधित मूर्तियां बनी है और ज्ञान के प्राप्ति तथा निर्वाण से संबंधित बनी है। और सभी मार या उनके ऊपर आक्रमण हो रहे थे मार का विजय किया से संबंधित मूर्तियां दिखाई देंगे। गांधार शैली में देखें तो रोमन प्लस ग्रीक प्लस ईरानी का प्रभाव दिखाई देता है। इनकी बहुत सारी विशेषताओं को स्वीकार किया। विषय वस्तु भारतीय है। शरीर वस्त्र विन्यास आदि में एक प्रकार का स्वाभाविकता है। और बुद्ध या बोधिसत्व और लोक जीवन से संबंधित मूर्तियां हैं उसमें उभार को काफ़ी बेहतर ढंग से दिखाया गया है। और मथुरा शैली में देखेंगे तो मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में फैली है। और एग्जाम्पल्स के लिए कटरा और केसदेन, गोविंदगढ़, कंकाली, टीला आदि यहाँ की मूर्तियाँ लाल बलुआ पत्थर से चित्रदार से निर्मित की गई है। और भारत के स्थानीय शैली की मूर्तिकला है। और विषय देखेंगे लोग गांधार मथुरा शैली के तो यहाँ बौद्ध जैन और ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियाँ प्राप्त होती है। मथुरा शैली में देखें तो बुद्ध की मूर्तियों की विशेषता और यहाँ बुद्ध के मुख पर विशेष आभा और आध्यात्मिकता दिखाई देती है। और यहाँ बुद्ध का चेहरा गोल रखा गया है और शरीर बनावट स्वस्थ व संतुलन भी अच्छी रखी गई है। यहाँ की बुद्ध की मूर्तियों में दाढ़ी और मूछें नहीं है। आमतौर पर भगवान बुद्ध को सिंहासन पर बैठे हुए दिखाए गए हैं। और यहाँ पर सभी मुद्राओं में बुद्ध की मूर्तियाँ प्राप्त होती है। तिथि को भी अंकित किया गया है। यहाँ के बुद्ध की मूर्तियों में भावों की सहजता और अलंकरण पूरी तरह से भारतीय है। मथुरा शैली में जो मूर्तियाँ मिलती हैं वो हर स्थान पर लगभग एक समान दिखाई दे। भगवान बुद्ध को तंग वस्त्रों में प्रदर्शित किया गया है। और जैन धर्म से संबंधित मूर्तियाँ तो ऐसी मूर्तियाँ भी प्राप्त होती है जो किसी पत्थर पट पर उकेरी गई है। और स्वतंत्र रूप से भी निर्मित मूर्तियाँ दिखाई देती हैं। पट के ऊपर स्वास्तिक, कलश और मिथुन आदि के चित्र दिखाई देते हैं। कंकाली तिल से जैन धर्म से संबंधित मूर्तियाँ प्राप्त होती है। आदिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर से संबंधित मूर्तियाँ निर्मित की गई है। जैन धर्म में कार्योत्सर्ग की मूर्तियाँ दिखाई देगी।
पद्मासन के अवस्था में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां दिखती है। और मथुरा शैली में ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियां, तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां निर्मित की गई है। ब्राह्मण शीश, अर्ध नारेश्वर, कार्तिकेय, गणेश और मांगलिक चिन्ह को भी प्रदर्शित किया गया है। अलग अलग देवताओं के वाहनों को भी दिखाने का प्रयास किया गया है, जैसे गणेश का वाहन मूषक और कार्तिकेय का वाहन मोर है और भगवान शिव का वाहन नंदी बैल। और मथुरा शैली में स्थानीय स्तर पर मूर्तियां लोक जीवन से संबंधित, तो स्थानीय स्तर के देवी देवता और आम जन के स्त्री और पुरुष की यहाँ पर मूर्तियां बनाई गई है, जैसे कुबेर, यक्ष, यक्षिणी और हरिति आदि की मूर्तियां निर्मित की गई है। पुरुषों की मूर्तियां भारी भरकम बनाई गई है और महिलाओं की मूर्तियां उनमें सुंदरता का ध्यान रखा गया है। और स्नान करती महिलाओं की मूर्तियां और संवारे हुए बाल का अंकन किया गया है। वस्त्र पारदर्शी बनाए गए हैं और धर्मनिरपेक्ष मूर्तियां भी मथुरा शैली में दिखाई देती है। मथुरा में कुषाण शासकों के धर्मनिरपेक्ष मूर्तियां मिलती हैं। इस वंश के शासकों के देवत्व का आरोपण किया गया है और अपनी मूर्तियां निर्मित करवाई गई है। शेर के सिंहासन पर बैठे हुए भीम कैटफिशस की मूर्ति, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति प्राप्त होती है। और मथुरा शैली के निष्कर्ष या मूल्यांकन एग्जाम में आ जाए तो आप लोग इस पॉइंट को लिख सकते हैं लोग। मूर्ति निर्माण के दृष्टिकोण से जो मथुरा शैली की मूर्तिकला धार्मिक सहिष्णुता को प्रदर्शित करती है। और दूसरा पॉइंट है समाज के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा इस शैली में सहयोग किया गया है मथुरा के शैली में, और यह शैली भारतीयता को अभिव्यक्त करती है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।